नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गाइडेंस पॉइंट में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी ठीक ठाक चल रही है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही आप सभी के लिए खास होने वाला है, क्योंकि आज अपन पीजीटी इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट नंबर सेकंड लेके आए दोस्तों। इसमें आपके टोटल 40 एमसीक्यू है और आपके 15 डिस्क्रिप्टिव है। दोस्तों आपको अपने आप को जांच करना है कि आपके 40 एमसीक्यू में से कितने कर पा रहे हैं दोस्तों, और जो 15 डिस्क्रिप्टिव इनमें आप कितने कर पा रहे हैं। इससे आपको अपनी इफिशियंसी स्पीड भी बढ़ानी है। इसके अलावा दोस्तों जो आप गलती एग्जाम में करोगे वो गलती आप यही मॉक टेस्ट में कर सकते, इसलिए आपको रियल एग्जाम की तरह ये टेस्ट देना है। पेन कॉपी ले लेना है दोस्तों, आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, रियल एग्जाम की तरह सॉल्व करना है। तभी आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर पाओगे, अपने आप को चेक कर पाओगे कि मैंने आज तक जो पढ़ा है वो मैं कौन कौन सी गलती कर पा रहा हूँ, कितने क्वेश्चन नेगेटिव कर पा रहा हूँ। आपको डायरेक्टली ये वीडियो नहीं देखना है दोस्तों, पेन कॉपी साथ लेके बैठना है, फिर 1 बाय 1 देखना है। इसी पर्पज से ये बनाया गया दोस्तों, ताकि आप अपने आप को जांच सको, एग्जाम अकॉर्डिंग डाल सको कि किस प्रकार आपको एग्जाम अटेंड करना है। तो फुल ये मॉक टेस्ट है दोस्तों। सेकंड नंबर फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जिसने फर्स्ट नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फर्स्ट भी जाके देख सकते हो। और कंप्लीट इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है वो भी मैंने एमसीक्यू प्लस डिस्क्रिप्टिव कंप्लीट करवा दिया गया है। तो आज एक अच्छे मोटिवेशन के साथ ये क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तुम्हारे पास रिसोर्सेज कम हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत और सपने किसी से कम नहीं है दोस्तों। आपका जो हौसला है वो बहुत ही बड़ा होना चाहिए। हौसला एक पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। बस खुद पर आपको क्या रखना है, भरोसा रखना है। कई बार कोई तुम्हें गाइड करने वाला होता है तो नहीं होता है तो कोई बात नहीं भाई, इसलिए खुद ही रास्ता बनाना पड़ता है। अगर तुम भी वही कर रहे हो, टाइप 2 स्टूडेंट को कोई आसानी से नहीं समझ पाता है, क्योंकि इस समय आप बहुत ही उलझन में हो। बहुत इनसाइड आपके मन में बहुत सारे के प्रश्न चल रहे हैं। सर बहुत कम टाइम दिया गया हमें, इतने कम समय में कैसे सिलेबस कवर करें, बहुत सारी की आपकी समस्याएं हैं। लेकिन तब ये जीतेंगे ना तो ये पूरी दुनिया देखेगी, शोर मचाएंगे। रास्ता मुश्किल है, अकेलापन भी होगा, लेकिन याद रखना तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हारी पहचान जरूर बनेगी दोस्तों। और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब भी करना तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों मोटिवेशन देखा है। आपके लिए बड़ी मेहनत के बाद में दोस्तों ये वीडियो बनाया जाता है, तो आपका भी एक इतना सा फर्ज बनता है कि आप कम से कम एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों बिना किसी देरी के अपन ये मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। आपको भी पेन कॉपी लेके बैठना है और एक्चुअल एग्जाम की तरह दोस्तों ये टेस्ट देना है, तभी तो इसका फ़ायदा है। और आप रेंडमली केवल वीडियो की तरह देखोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, यदि एक्स और वाई के बीच 6% 15 है, कीप द कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 15 एंड द वेरिएंस ऑफ एक्स इज 25 एंड वाई इज 36, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज। हमें क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पे सहसंबंध गुणांक पूछा गया है। तो आपको बताना है कि सहसंबंध गुणांक 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कौन सा आंसर होने वाला है। कॉपी पेन लेकर बैठिए दोस्तों, आप हल कीजिए और इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो दोस्तों अब इसका आंसर मैं बताता हूँ। आई होप आप सभी ने हल कर लिया होगा। तो आप जैसे ही निकालेंगे इसको, तो कोवेरिएंस यहाँ पे x मल्टीप्लाई वाई, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन x मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डिवीजन y। तो यहाँ पे ये तो दे रखा हमें x और y की वैल्यू कितने दे रखी है, यहाँ पे 15 दे रखी है अपन को कोवेरिएंस। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीजन x कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x का दे रखा है 25, तो अंडर रूट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, और यहाँ से निकालेंगे अपन 6, तो 5 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 6 कर देंगे, तो 15 और अपॉन में कितने हो जाएंगे 30। तो आंसर हमारे 0.50 आने वाला है। इस प्रकार आप हल करेंगे इजीली, इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट। आई होप आपने भी हल कर लिया होगा। अब जो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है, एक विषम वितरण में यदि बहुलक आपको 20 दे रखा है, मोड कितना दे रखा है 20, और माध्य का मीडियन दे रखा है 24, द मीन विल बी, यानी कि यहाँ पे आपको माध्य पूछा है, मीन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि आंसर कौन सा होने वाला है। आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। आप जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है 3m माइनस 2 समांतर माध्य। तो यहाँ पे अपने पास मीडियन दे रखा है 24, कितना हो जाएगा 72, माइनस यहाँ पे समांतर माध्य हमें ज्ञात करना है, और जेड की वैल्यू कितने दे रखी है 20 दे रखी है। तो यहाँ पे 72 में माइनस हो जाएंगे 20, तो कितने बचेंगे हमारे पास में 52, तो 52 बचेंगे। तो यहाँ पे 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे, तो समांतर माध्य की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में 26 आ जाएगी। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन बनने वाला है सेकंड नंबर का। थर्ड नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। फिशर के आदर्श सूचकांक को आदर्श माना जाता है क्योंकि ये संतुष्ट करता है। क्या संतुष्ट करता है आपको बताना है। टाइम रिवर्सल टेस्ट ओनली, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट ओनली, बोथ ए एंड बी, या सर्कुलर टेस्ट। तो कौन सा आंसर बनने वाला है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है सी ऑप्शन बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे बिना किसी देरी के। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, ईटी ग्रेटर देन 1, ए फॉल इन प्राइस लीड टू, कि जब मांग की जो कीमत है लोच इकाई से क्या है अधिक है होती है, तो कीमत में गिरावट से क्या होता है, राइज इन टोटल एक्सपेंडिट्यूर, फॉल इन टोटल एक्सपेंडिट्यूर, नो चेंज, या जीरो एक्सपेंडिट्यूर। ये आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो वो होगा दोस्तों राइज इन टोटल एक्सपेंडिट्यूर, यानी कि आपके कुल व्यय में क्या होगी यहाँ पे वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या है ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की।
अ गिवन गुड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ इन्फेरियर गुड वेयर कि गिवन वस्तु एक विशेष प्रकार की निम्न कोटि की वस्तु है जहाँ जहाँ इनकम इफेक्ट लेस देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, नो इनकम इफेक्ट, पॉजिटिव सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। तो 5 नंबर का आपको आंसर बताना है। 5 नंबर का आंसर बनने वाला है दोस्तों इनकम इफेक्ट ग्रेटर देन सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है। 6 नंबर क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ द आइसोकोस्ट लाइन इज डिटरमाइंड बाई, सम लागत रेखा का ढाल किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, यह आपको बताना है। 6 नंबर का आंसर फर्स्ट है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, सेकंड है रेशियो ऑफ इनपुट प्राइसेस, थर्ड है आउटपुट लेवल और फोर्थ है मार्जिनल प्रोडक्ट। तो कौन सा आंसर बनने वाला है, तो यहाँ पे आंसर बनेगा रेशियो ऑफ इनपुट प्राइसेज यानी कि बी आंसर बनने वाला है। फिर यहाँ पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। द पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट स्टेट दैट एज पीपल सेव मोर द एग्रीगेट सेविंग ऑफ द इकोनॉमी में, तो इंक्रीज डिक्रीज या रिमेन कंस्टेंट ऑलवेज डबल या बिकम जीरो। मित व्यविता के विरोधाभास के अनुसार जैसे जैसे लोग अधिक बचत करते हैं तो अर्थव्यवस्था की कुल बचत क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज या रिमेन या स्थिर रहती है, या ऑलवेज डबल हो जाती है, या जीरो। तो आपको यहाँ बताना है, 7 नंबर का आंसर बताना है। तो 7 नंबर का जो आंसर होने वाला है या तो डिक्रीज या रिमेन कंस्टेंट यानी कि बी नंबर होने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पे अपन बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है यदि वैधानिक तरलता अनुपात SLR बढ़ा दिया जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों की साख सर्जन की क्षमता इंक्रीज होती है, डिक्रीज या रिमेन अनचेंज्ड या बिकम इनफाइनाइट। तो यहाँ पे बताना आपको कि जब SLR बढ़ा दिया जाता है तो वाणिज्यिक बैंकों की जो साख सर्जन की जो क्षमता है वो क्या होती है बताना है। दोस्तों क्या होती है, रिमेन अनचेंज्ड, सी ऑप्शन यहाँ पे। नो, यहाँ पे जो आंसर होने वाला है आपका 8 नंबर का आंसर है बी ऑप्शन है, डिक्रीज, कम हो जाती है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है 8 नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचा जा सकता है, एक्सपेंडिट्यूड मेथड से, वैल्यू एडेड मेथड से, इनकम मेथड से, बोथ ए एंड बी। कौन से मेथड से बचा जा सकता है, तो वो है वैल्यू एडेड मेथड से, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे द ट्विन डिफिसिट प्रॉब्लम रेफर टू, जुड़वा घाटा समस्या का तात्पर्य है हाई फिजिकल डिफिसिट एंड हाई रेवेन्यू डिफिसिट, हाई फिजिकल डिफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट डिफिसिट, हाई इन्फ्लेशन एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, हाई एक्सपोर्ट एंड लो इम्पोर्ट। तो 10 नंबर का आपको आंसर बताना है। तो 10 नंबर का जो फाइनली जो आंसर बनने वाला है वो बी आंसर है, यानी कि हाई फिजिकल डिफिसिट एंड हाई करंट अकाउंट, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 11 नंबर देखते हैं यहाँ पे अपन। 11 नंबर क्वेश्चन है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लॉरेंज कर्व द जीनी कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड एज, लॉरेंज वक्र के संदर्भ में गिनी गुणांक की गणना कैसे की जाती है, ये आपको यहाँ बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनने वाला है, A/A+B। फिर यहाँ पे अपन 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं विच इंडेक्स नंबर इज नॉन फॉर हैविंग ए डाउनवर्ड बाइस, कि किस सूचकांक को नीचे की ओर झुकाव के लिए जाना जाता है, तो लास्पेयर को या पासे को या फिशर को या मार्शल एजवर्थ इंडेक्स को, किसको जाना जाता है ये आपको बताना है। तो 12 नंबर है पासे जो इंडेक्स है उसको, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 30 नंबर है इफ़ द प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड वाई राइजेज द डिमांड ऑफ फॉर गुड एक्स विल, यदि स्थापन वस्तु वाई की कीमत बढ़ती है तो वाई वस्तु की जो मांग है उसमें क्या होगा, शिफ्ट लेफ्टवर्ड, शिफ्ट राइटवर्ड, मूव डाउनवर्ड अलोंग द कर्व या रिमेन कंस्टेंट, क्या होने वाला है ये आपको बताना है। तो 30 नंबर का जो आंसर है यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों शिफ्ट राइट वर्ड, बी ऑप्शन होने वाला है। 40 नंबर क्वेश्चन है द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS रिप्रेजेंट द, प्रतिस्थापन की सीमांत दर किसका प्रतिनिधित्व करती है, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ PPF, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व। तो कौन सा आंसर ये आपको बताना है। तो 40 नंबर का जो आंसर बनने वाला है बी ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है। 50 नंबर है ए फर्म शट डाउन पॉइंट इन शॉर्ट रन ऑकर्स व्हेन, अल्पकाल में एक फर्म का शट डाउन बिंदु तब होता है जब P = SC, P लेस देन ABC, P = MC, TR = TC। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है 15 का होने वाला है
प्राइस लेस देन एवीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। एक फर्म का सामान्य लाभ किसमें शामिल होता है? द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इन इज इंक्लूड इन एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, अब नॉर्मल गेन। तो वो होता है दोस्तों इम्प्लिसिट कॉस्ट। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के तहत लंबे समय में एक फर्म कमाती है, क्या कमाती है? सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, या सब नॉर्मल प्रॉफिट, या मोनोपोली प्रॉफिट? कौन सा प्रॉफिट कमाती है ये आपको बताना है। तो पूर्ण प्रतियोगिता के तहत लंबे समय एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 18 नंबर क्वेश्चन है। एमपीसी प्लस एमपीएस का मान हमेशा क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज 0, ग्रेटर देन 1, या 1, या इनफाइनिटी। क्या होता है ये आपको बताना है। तो क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। क्या होता है? 1। यहाँ पे सी ऑप्शन है। 90 नंबर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इक्वल्स, उत्पादन का मूल्य घटा मध्यवर्ती उपभोग किसके बराबर है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीबी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। किस पर आधारित है? तो यहाँ पे 19 का जो आंसर बनने वाला है वो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पे अपन 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द हाई पावर्ड मनी? तो यहाँ पे पूछा है हाई पावर्ड मनी से कौन सा पार्ट रिलेटेड नहीं है, उच्च शक्ति। तो यहाँ पे बात करते हैं जो उच्च जो मुद्रा है, मनी है। करेंसी विद द पब्लिक, कैश रिजर्व ऑफ बैंक, डिमांड डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई। तो 20 का जो आंसर बनने वाला है डिमांड डिपॉजिट। क्या बनने वाला है? डिमांड डिपॉजिट, यानी सी ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए अपन यहाँ पे। 21 है। द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल रेफर टू ए सिचुएशन वेयर देर इज। फर्स्ट ऑप्शन है 0 अनएम्प्लॉयमेंट, नो इनवॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, नो स्ट्रगल अनएम्प्लॉयमेंट। पूर्ण रोजगार स्तर उस स्थिति को संदर्भित करता है जहाँ। तो 21 का जो आंसर बनने वाला है नो इनवॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। 22 देखते हैं। इफ़ द गवर्नमेंट बजट डिफिशेंट इज फाइनेंस्ड बाई प्रिंटिंग न्यू करेंसी इट इज़ कॉल्ड है। यदि सरकारी बजट घाटे की पूर्ति नई मुद्रा छाप कर की जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? यह आपको बताना है 22 में। उसको डेप्ट प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है, डिफिशेंट फाइनेंसिंग कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है डिफिसिट फाइनेंसिंग। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 23 क्वेश्चन है। द जे कर्व इफेक्ट इज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ। तो जो जे कर्व प्रभाव किसके प्रभाव से संबंधित है? इन्फ्लेशन ऑन सेविंग, डिवल्यूशन ऑन ट्रेंड बैलेंस, टैक्स ऑन ग्रोथ, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो 23 का जो फाइनली आंसर बनने वाला है वो डिवैल्यूशन ऑन ट्रेड बैलेंस, यानी कि बी ऑप्शन बनने वाला है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट एरर एंड ओमिशन एक्ट एज एन। तो भुगतान संतुलन में भूल चूक एक किस रूप में कार्य करती है? कैपिटल रिसिप्ट, बैलेंसिंग आइटम, करंट एक्सपेंडिचर, फॉरेन रिजर्व है। तो कौन सा ऑप्शन होने वाला है 24 का? 24 का आंसर बनने वाला है बैलेंसिंग आइटम, बी ऑप्शन। फिर 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोटाइजेशन इन 2016 प्राइमरली एमडेड टू। 2016 में विमुद्रीकरण की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये आपको बताना है। इंक्रीज इम्पोर्ट, कर्ब ब्लैक मनी एंड टेरर फंडिंग, रिड्यूस जीएसटी रेट्स, प्रमोट एग्रीकल्चर। क्या ऑब्जेक्ट था विमुद्रीकरण का? ये आपको बताना है। तो 25 का जो आंसर बनने वाला है वो कर्ब ब्लैक मनी एंड टेरर फंडिंग, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ पार्ट ऑफ। जैविक खेती किसका हिस्सा है? कन्वेंशनल फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, केमिकल इंटेंसिव फार्मिंग, इंडस्ट्रियलाइजेशन, किसका है पार्ट? ये बताना आपको। 26 का आंसर है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आंसर होने वाला है। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 27 नंबर। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था? ये आपको बताना है। तो 1949 में, 1958 में, 1978 में, 1991 में, कब स्टार्ट किया गया था? 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 1958 में। बी ऑप्शन करेक्ट है। 28 नंबर है। मानव विकास सूचकांक किसका संयुक्त सूचकांक है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज ए कंपोजिट इंडेक्स ऑफ इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ
रेट, पावर्टी, हंगर, डेप्थ। तो किसका ये आपको बताना है। 28 नंबर का जो आंसर बनने वाला है वो है ए ऑप्शन, इनकम, एजुकेशन एंड हेल्थ। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड द मोस्ट टू द इंडियन जीडीपी ऑन द व्यू ऑफ इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था। टेरिटरी का, सेकेंडरी का, प्राइमरी का या आईटी सेक्टर का। किसका था 29 का। 29 में जो फाइनली जो आंसर बनने वाला है वो है प्राइमरी का। किसका था, प्राइमरी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम इज आल्सो नो एज। तो फिक्स्ड रेट है, डर्टी फ्लोटिंग है, पेग्ड रेट है, क्लीन फ्लोटिंग है। प्रबंधित फ्लोटिंग विनिमय दर प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता है। तो 30 का जो आंसर होने वाला है वो बी है, डर्टी फ्लोटिंग। बी ऑप्शन करेक्ट है। 31 है द किंगडे डिमांड कर्व एक्सप्लेन। किंगडे डिमांड कर्व क्या स्पष्ट करता है। प्राइस लीडरशिप, प्राइस रेजिडिटी, क्लोसिव, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। तो 31 का जो आंसर बनने वाला है वो है प्राइस रेजिडिटी। बी ऑप्शन बनने वाला है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन। आइडेंटिफाई द स्टॉक वेरिएबल फ्रॉम द फ्लोइंग। निम्नलिखित में से स्टॉक चर की पहचान करें। नेशनल इनकम, वेल्थ, मंथली सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है स्टॉक चर ये बताना आपको। तो 32 का जो आंसर बनने वाला है वो है बी, वेल्थ। वेल्थ क्या है यहाँ पे, स्टॉक चर है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे 33। द प्री कंडीशन फॉर टेकन ऑफ स्टेज इन रोस्टो मॉडल इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाई। कि रोस्टोव के मॉडल में टेक ऑफ के लिए पूर्व स्थिति चरण की विशेषता है। हाई कंजम्पशन, ट्रेडिशनल सोसाइटी, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, फॉलिंग एक्सपोर्ट। तो 4 ऑप्शन में से 33 का एक ऑप्शन आप चूज कीजिए। करेक्ट आंसर बनने वाला है यहाँ पे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 34 क्वेश्चन देखते हैं। अंडर द एक्सपेंडिट्यूड मेथड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द सम ऑफ। वे विधि के तहत सकल घरेलू उत्पाद किसका योग है, ये आपको बताना है। तो 34 का जो फाइनली आंसर बनने वाला है वो है फर्स्ट ऑप्शन, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। तो यहाँ पे ए ऑप्शन होने वाला है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द बेस ईयर ऑफ द करंट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन इंडिया में। कि भारत में वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के लिए जो आधार वर्ष है वो कौन सा है। वर्तमान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए आधार वर्ष कौन सा है इंडिया में, ये आपको बताना 35 का। तो 35 का आंसर बनने वाला है 2012, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36। इन एन इकोनॉमी इफ एस -40 प्लस 0.2 y द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 2, 4, 5, 10। एक अर्थव्यवस्था में यदि एस बराबर -40 प्लस 0.2y है तो गुणक का मान हमें निकालना है 36 का। तो यहाँ पे क्या निकलने वाला है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो मान आने वाला है 1, 0.2, यानी कि यहाँ पे 5 आने वाला है। आप जब फॉर्मूला निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आंसर है सी। 37 का नंबर है द गोल्डन रिवोल्यूशन इन इंडिया इज रिलेटेड। भारत में स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है। पल्प से, हॉर्टिकल्चर एंड हनी से, पेट्रोलियम से, फिश से, किससे संबंधित है। 37 का आपको आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो आंसर बनने वाला है हॉर्टिकल्चर एंड हनी, बी ऑप्शन बनने वाला है। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 38 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स। इनमें से डायरेक्ट टैक्स कौन सा, जीएसटी है, कस्टम ड्यूटी है, कॉर्पोरेट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कौन सा डायरेक्ट टैक्स है ये आपको बताना। तो इसमें कॉर्पोरेट टैक्स है, क्या है, डायरेक्ट टैक्स है। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। अत्यधिक मांग के अंतर को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। द एक्सेस डिमांड गैप कैन बी करेक्टेड बाई डिक्रीजिंग टैक्सेज, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीजिंग बैंक रेट, बाइंग सिक्योरिटीज इन OMO। तो 39 का जो करेक्टली आंसर है इंक्रीजिंग बैंक रेट के द्वारा इसको ठीक किया जा सकता है, यानी कि सी ऑप्शन है। और लास्ट MCQ है कंपेरिजन ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। भारत, पाकिस्तान और चीन की तुलना किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, ये आपको बताना है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ऑल आर इक्वल। तो यहाँ पे इंडिया की ज़्यादा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि 40 क्वेश्चन में से आपके जो 40 MCQ है उनमें से कितने करेक्ट है 1/3 नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में। जो KVS वाले
1/4 नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है। दोस्तों अपन डिस्क्रिप्टिव की क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 15 डिस्क्रिप्टिव आएंगे AMRS में और 10 डिस्क्रिप्टिव आएंगे KBS में, और आपकी बहुत ही जल्द एग्जाम स्टार्ट होने वाली है 22 मार्च से। तो फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं अपन। सबसे पहला, एक आवर्ती वितरण में माध्य 50 है, विचरण गुणांक 20% है, मानक विचलन ज्ञात कीजिए। साथ ही स्पष्ट करें कि मानक विचलन और माध्य विचलन से श्रेष्ठ क्यों है, ये आपको एक्सप्लेन भी करना है। ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। सेकंड डिस्क्रिप्टिव नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक उपभोक्ता केवल तभी संतुलन में होता है जब अनधिमान वक्र का ढाल बजट रेखा के ढाल के बराबर होता है। कॉर्नर सॉल्यूशन की अवधारणा का उपयोग करते हुए इस कथन पर आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में रीड करना है और बताना है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन आपको आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। तो 15 में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी कमेंट करने हैं कि 15 में से आप कितने अटेंड कर पा रहे हैं, और आपको रियल एग्जाम की तरह अटेंड करना है। इससे आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी और आप जो गलतियां कर रहे हैं उनका भी आपको पता चलेगा। दिए गए कुल लागत फलन TC इक्वल, यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है TC इक्वल Q3 और -5Q2 और +15Q + 10 से सीमांत लागत MC और औसत परिवर्तन लागत ABC ज्ञात करें। उत्पादन के किस स्तर पर ABC क्या है, यहाँ पे न्यूनतम है, तो ये आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कारक के प्रतिफल पैमाने के प्रतिफल की तुलना करें। किन परिस्थितियों में एक फर्म पैमाने के बढ़ते प्रतिफल का अनुभव कर सकती है। तो ये 4 नंबर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन तैयार करना है। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, क्यूबिक डिमांड कर्व मॉडल का उपयोग करते हुए अल्पाधिकार बाजार के तहत मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया की व्याख्या करें। इस बाजार में कीमतें स्थिर क्यों होती है, ये भी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, घाटे की वित्तीय अवस्था की कार्य प्रणाली की व्याख्या करें। ये भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव को कैसे जन्म देती है, तो ये भी आपको यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ डिफिशिएंट फाइनेंसिंग, हाउ डज इट लीड टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स इन ए डेवलपिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। फिर यहाँ पे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर, 2016 से भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मौद्रिक नीति समिति MPC की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करें। इस संदर्भ में रेपो दर की भूमिका पर भी आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है। यानी कि इवल्यूट द इफेक्टिवनेस ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी इज कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन इन इंडिया सिंस 2016, डिस्कस द रोल ऑफ द रेपो रेट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। 8 नंबर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे अपन। In economy, the consumption function is C equal 100 plus 0.75 y. In the investment is the I equal 500. Calculate the equilibrium level of national income. If investment increased by 100, what will be the new equilibrium income? क्या करते हैं इस समय उपभोग फलन C इक्वल 100 + 0.75 y है, निवेश है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है 500 का। तो राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर की गणना करें। यदि निवेश 100 बढ़ जाता है तो नई संतुलन आय क्या होगी, ये आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के अनुमान में विदेशों से प्रेषण और आकस्मिक लाभ के उपचार पर चर्चा करें और कारण भी दीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के चालू खाते में घाटा हमेशा चिंता का विषय नहीं होता, क्या आप सहमत है। पूंजी का अतिरिक्त प्रवाह के संदर्भ में अपने उत्तर का औचित्य भी आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। इस प्रकार आपके ये 9 और 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, इंडियन इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। एनालाइज द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना, हाउ डिड इट डिफर फ्रॉम इंडिया इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग द सेम पीरियड। चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का विश्लेषण करें, ये उसी अवधि के दौरान भारत की औद्योगिकरण रणनीति से कैसे भिन्न था, ये भी आपको तैयार करना है क्वेश्चन। और यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण कुजनेट वक्र, एक्सप्लेन द एनवायरमेंट कुजनेट कर्व है। इट इज़ पॉसिबल फॉर इंडिया टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट डिग्रेडिंग इट्स एनवायरमेंट। कि पर्यावरण कुजनेट वक्र की व्याख्या करें, क्या भारत के लिए अपने पर्यावरण को खराब किए बिना आर्थिक विकास प्राप्त करना संभव है, तो इस पर भी आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन, कंपेयर द ग्रोथ ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इन इंडिया पोस्ट 1991, विच सेक्टर हैज़ बीन ए मोर सिग्निफिकेंट ड्राइवर ऑफ पीपल एज ए रिसोर्सेज। 1991 के बाद भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास की तुलना करें, कौन सा क्षेत्र संसाधन के रूप में लोग अधिक महत्वपूर्ण चालक रहा। कि 1991 के बाद भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों के विकास की आपको क्या करना है, तुलना करना है, कौन सा क्षेत्र संसाधन के रूप में लोगों का अधिक महत्वपूर्ण चालक रहा। 40 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संघीय ढांचे पर GST वस्तु एवं सेवा कर के प्रभाव का आलोचनात्मक परीक्षण करें, क्या इसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार किया। GST क्रिटिकल examine the impact of GST goods and service tax on the federal structure of India
हैज़ इट इम्प्रूव्ड द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये 40 नंबर क्वेश्चन है। और लास्ट आज का दोस्तों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। डिस्कस द रोल ऑफ माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप इन ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम इन इंडिया। भारत में ग्रामीण वित्तीय प्रणाली को बदलने में सूक्ष्म ऋण और स्वयं सहायता समूह की भूमिका पर आपको क्या करना है, चर्चा करना है। इस प्रकार दोस्तों अपन ने यहाँ 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देख लिए और 40 यहाँ पे एमसीक्यू देख लिया, यानी कि फुल आपका टोटल मॉक टेस्ट देख लिया। आप टाइम के अकॉर्डिंग फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, आपको दोस्तों कमेंट करना है। जो भी नए हैं चैनल पर उनको सब्सक्राइब भी करना था, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और फिर मिलेंगे एक लेटेस्ट मॉक टेस्ट के साथ। तब तक आप मॉक टेस्ट देते रहिए तथा अपनी तैयारी को और तेज़ करते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।